गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज 7 जुलाई का हम न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है वोटर लिस्ट का। ठीक है, तो जिसमें कि जो है वोटर्स की जो डिटेल्स हैं वो अपडेट और वेरीफाई की जा रही हैं। और ये प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने 24 जून 2025 में जो है वो शुरू किया है ना। और ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि पटना में जो है वो न्यूज़पेपर में आया कि जिसमें कहा गया कि लोग बिना डॉक्यूमेंट्स के भी जमा कर सकते हैं फॉर्म, और डॉक्यूमेंट्स बाद में भी दे सकते हैं। तो अपोजिशन ने इस इलेक्शन कमीशन के प्रेशर में आकर बैक ट्रैक करना बताया। और वहीं पे इलेक्शन कमीशन ने बोला कि कोई पॉलिसी चेंज नहीं हुआ है और सब कुछ जो है 24 जून के ऑर्डर के हिसाब से हो रहा है। और एग्जिस्टिंग वोटर्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स बाद में भी दे सकते हैं, और क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस जो है वो पीरियड में भी मौका मिलेगा, ऐसा बोला उन्होंने। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये भी बोला कि जो है कोई भी पार्टी वोटर करंट जो वोटर लिस्ट है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वोटर लिस्ट का वो ज़रूरी है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे डेवलपिंग वर्ल्ड शुड हैव अ ग्रेटर रोल इन की डिसीजन सेज मोदी एट ब्रिक्स समिट। तो फिर ब्रिक्स समिट चल रही है ब्राज़ील के जो है रियो दी जेनेरियो में। ठीक है, तो वहाँ पे जो है मोदी जी ने कहा कि दुनिया में का 2/3 जो 2/3 ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है उनको। और आज का जो ग्लोबल इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करने वाले जो कंट्रीज़ हैं उनको डिसीजन टेबल पर जगह नहीं मिल रही है, ऐसा उन्होंने बोला। और उन्होंने बोला कि जो ग्लोबल साउथ के साथ जो है डबल स्टैंडर्ड्स जो है वो अडॉप्ट किए जा रहे हैं देश भर के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। और जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब में है ना। और जो 20th सेंचुरी में बने ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो है आज के जो चैलेंजेस जो हैं वो बेसिकली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और रिफॉर्म्स जो है जैसे UNSC भी हो गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, तो ये रिफॉर्म्स इन सब में बेसिकली ज़रूरी है ना। और तो ये उन्होंने बोला। और ब्रिक्स डिक्लेरेशन, क्या क्या ब्रिक्स डिक्लेरेशन में बोला गया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो है जैसे पहलगाम को स्ट्रांगली कंडेम किया। टेररिज्म के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क में जो है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म के को जल्दी फाइनलाइज करने की डिमांड करी है ना। और इज़राइल और जो US स्ट्राइक जो ईरान पे कर रहे हैं उनको UN चार्टर के ख़िलाफ़ बताया गया। और इंडिया और ब्राज़ील को जो है बेसिकली इंडिया और ब्राज़ील को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रोल देने की रशिया और चाइना ने सपोर्ट किया है ना। इंडिया और ब्राज़ील को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप के लिए रशिया और चाइना ने सपोर्ट दिया है। और जो ब्रिक्स है उसने नए पार्टनर्स को वेलकम किया है, जैसे कौन कौन से इंक्लूड हैं, जैसे इंडोनेशिया को ब्रिक्स का नया सदस्य बनाया गया है ना। इंडोनेशिया ब्रिक्स का मेंबर है। और नए पार्टनर कंट्रीज जो इंक्लूड किए गए हैं वो बेलारूस, बोलीविया, कज़ाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा, उज़्बेकिस्तान। तो ये ब्रिक्स की मोदी जी ने बोला कि ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन है ये ब्रिक्स की अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है ना। और वक्त के साथ बदलने की कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली इंडिजिनस हैवी वाटर रिएक्टर्स गेट लाइसेंस। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने बेसिकली जो है NPCIL का जो काकरापर में रिएक्टर है उसको NPCIL नेशनल जो पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसको लाइसेंस दिया है यूनिट 3 और यूनिट 4 के लिए, जो काकरापुर में जो है एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको। जो 700 MWE है ना, MWE जो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को जो मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, मेड इन इंडिया। तो इसका जो यूनिट 3 और यूनिट 4 को लाइसेंस मिला है। तो इसमें स्पेशल क्या है कि बेसिकली ये जो है 700 MWE जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ये इंडिया का अपना डिज़ाइन है, इंडिजिनस है ना। और पहला अपने टाइप का रिएक्टर है। और इसमें जो है इसका मतलब है कि ये लाइसेंस NPCIL को एक मेजर बूस्ट है। और NPCIL के फ्लीट में अब 10 और जो है 7 MWE प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बनाने की प्लानिंग में है ना। जिसका मतलब है कि फास्ट और बल्क प्रोडक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर्स का हो सकेगा, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली 2 केरला डिस्ट्रिक्ट्स स्ट्रेंथेंड विजिलेंस अगेंस्ट निपाह इन्फेक्शन।
तो निपाह वायरस क्या है, बेसिकली केरला में काफ़ी ज़्यादा इसका केसेस आ रहे हैं। तो निपाह वायरस एक जूनोटिक डिजीज़ है, ठीक है, मतलब ये एनिमल्स से ह्यूमंस में जो है स्प्रेड होता है। और पहली बार 1998 में मलेशिया के जो है एक गांव में जिसका नाम निपाह है वहाँ पे डिटेक्ट हुआ था, इसलिए इसका नाम निपाह वायरस पड़ा। और इसके जो नेचुरल होस्ट है वो फ्रूट बैट्स हैं, ठीक है, फ्लाइंग फॉक्सेस भी बोलते हैं, चमगादड़ की जो एक प्रजाति होती है। इनिशियल सिम्टम्स इसमें वही सब आते हैं, फीवर है, हेडेक है, वॉमिटिंग है, मसल पेन होना, ठीक है। सीवियर केसेस में एंसेफेलाइटिस भी होता है, दिमाग की सूज, दिमाग की प्रॉब्लम होती है ये ना, और कोमा में भी जा सकता है सीवियर केसेस में। तो डायरेक्ट कांटेक्ट जो है आने से जो है किनके बैट से पिग्स और ह्यूमन भी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, थ्रू बॉडी फ्लूइड, ठीक है। और कोई कंटेमिनेटेड फूड खा लिया, स्पेशली जो बैट्स ने खाए हैं ऐसे उस टाइप से, तब भी हो जाता है ना। और डेंजरस इसलिए कि इसके फैटेलिटी रेट ज़्यादा है और कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है इसके लिए, ठीक है। सिर्फ सपोर्टिव केयर अवेलेबल है, सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, बेसिकली फिक्स टाइमलाइन टू नोटिफाई फ्रेश लिस्ट ऑफ एलिफेंट्स कॉरिडोर हाई कोर्ट टू तमिलनाडु। तो मद्रास हाई कोर्ट ने बेसिकली जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट से कहा है कि स्टेट के जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं और उनकी नई लिस्ट जो है नोटिफाई करने के लिए टाइमलाइन फिक्स करें, है ना। और इस पर बेसिकली क्लियर टाइमलाइन फिक्स करने को इसलिए बोला गया है क्योंकि जो है कॉरिडोर का कंसोलिडेशन हो सके जल्दी से जल्दी, और फंडिंग और पब्लिक कोऑपरेशन के लिए, ठीक है। और ह्यूमन एलिफेंट जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है वो उससे बचाव के लिए स्ट्रैटेजी ज़रूरी है। तो एलिफेंट कॉरिडोर्स होते क्या हैं, बेसिकली एलिफेंट कॉरिडोर्स वो एक नैरो पैसेज वे होते हैं जो एक फॉरेस्ट से जो है दूसरे फॉरेस्ट तक जो है एलिफेंट्स को मतलब पैसेजवे, नैरो पैसेजवे देते हैं, है ना। और यह वाटर सोर्सेज की तरफ सेफ ट्रैवल करते हैं बिना ह्यूमन सेटलमेंट के टकराव के बिना, है ना। तो उसमें कोई ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। और ये कॉरिडोर जो है जंगलों के बीच से के नेचुरल रूट्स होते हैं, है ना, जहाँ से हाथी मतलब कई सेंचुरीज से माइग्रेट करते आए हैं। इसका मतलब जो एम होता है वो ये कि जो है जो इनका माइग्रेशन है हाथी का एक जगह से दूसरी जगह वो सेफ़ बनाना, और डिफरेंट फॉरेस्ट को कनेक्ट करना, एलिफेंट को एक्सेस कर सके ताकि वो फूड, वाटर और मेट्स के लिए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, बेसिकली आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनको कहा गया है कि कोई रिमांड अगर देने से पहले वो खुद सेटिस्फाई हो जाएं कि अरेस्ट ज़रूरी है ना। और ख़ास तौर जो सोशल मीडिया पोस्ट और कमेंट्स होते हैं उनसे जुड़े मामलों में। और तो उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन इसमें देखनी होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि अगर किसी जो इंडिविजुअल पर 3 से 7 साल की सज़ा वाला जो है प्रावधान का आरोप है ना, जैसे कि स्पीच में या राइटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट में, तो एफआईआर जो है करने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करानी पड़ेगी, है ना। उसके बाद जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद एफआईआर कर सकते हैं। और इंक्वायरी जो है डीएसपी लेवल ऑफिसर के अप्रूवल के बाद ही शुरू किया जा सकता है। और इंक्वायरी जो है वो विदिन 14 डेज़ अंदर पूरी हो जानी चाहिए। तो अब बेसिकली क्या है कि अगर सर्कुलर को नहीं माना गया तो उसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाएगा, है ना, कंटेम्प्ट माना जाएगा। और तो ये जो स्टेप है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है प्रोटेक्ट करता है और अननेसेसरी अरेस्ट को रोकता है, स्पेशली सोशल मीडिया केसेस में जहाँ पॉलिटिकल एक्सप्रेसिव ओपिनियंस को लेकर एफआईआर हो जाते हैं। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने बोला कि स्टडिंग इन मदर टंग इंस्टिल्स स्ट्रॉन्ग वैल्यूज। चीफ जस्टिस जी ने बोला है कि उन्होंने अपने मराठी मीडियम स्कूल डेज़ को याद किया जब वो अपने ओल्ड स्कूल मुंबई गए, और उन्होंने बोला कि जो है अपनी मदर टंग में पढ़ने से जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो बेटर होती है और लाइफ लॉन्ग वैल्यूज़ वो डेवलप होते हैं। और उनका भी पब्लिक स्पीकिंग का सफ़र भी इसी स्कूल के स्टेज से शुरू हुआ, और स्पीच कंपटीशन और जो कल्चरल प्रोग्राम्स में उन्होंने कॉन्फिडेंस डेवलप किया, है ना। और तो वो बोले उन्हीं की वजह से सब कुछ आज में हुआ, और उन्होंने अपने क्लासरूम, लाइब्रेरी और आर्ट सेक्शन का टूर किया। तो बेसिकली की मैसेज यही दिया कि उन्होंने मदर टंग में जो है एजुकेशन ना सिर्फ एकेडमिक ग्रोथ में हेल्पफुल है बल्कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ और जो आइडेंटिटी को भी डेवलप करता है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, बेसिकली 9 जुलाई को ऑल इंडिया वर्कर्स स्ट्राइक, भारत बंद होने के आसार की संभावना है।
तो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने जो है 9 जुलाई को मिलकर नेशन वाइड कॉल का स्ट्राइक कॉल दिया है और 17 पॉइंट्स डिमांड है। इसमें इनकी क्या क्या बेसिकली डिमांड है कि बेसिकली एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है, और नौकरियां बंद है, रिटायर्ड लोगों को कम सैलरी पे हायर किया जा रहा है, सोशल सिक्योरिटी का जो है वो क्राइसिस है, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस नहीं हो रहा है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है एनपीएस से भी वर्स है, और जो ट्रेड यूनियन राइट्स पर अटैक है, लेबर कोड के बिना कंसल्टेशन के लेबर कोड्स लागू किए जा रहे हैं, और इंडियन जो लेबर कॉन्फ्रेंस है ना, 10 साल तक नहीं बुलाया गया। सेंट्रल स्टेट्स को इंटीमिडेट कर रहा है कि लेबर कोड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना, और वर्कर्स नहीं बल्कि गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज़, कम्युनल टेंशन्स और क्रॉनिक कैपिटलिज्म जिम्मेदार है इसके लिए, ऐसा बोलना है इसमें। और बड़े कॉरपोरेट्स हैं अडानी और अंबानी, इनको पूरा जो है रिसोर्स दिया जा रहा है, ऐसा बोलना है, इस वजह से पूरा स्ट्राइक किया जाएगा। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली फार्मर्स और पॉलिसी मेकर्स रेज कंसर्न ओवर प्रपोजल टू अमेंड प्लांट ट्रीटी। तो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, जो प्लांट ट्रीटी जिसको बोलते हैं, उसमें एक पेरू में जो है वो मीटिंग हो रही है। तो इसके बीच एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट की न्यूज़ आ रही है कि जो प्रपोज अमेंडमेंट है एनेक्सर 1 में, ठीक है, ट्रीटी के, जिसमें इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनकी सीड सॉवरेनिटी है उसके खिलाफ है, और इंडियन साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स और फार्मर ग्रुप्स ने इसे अपोज किया है। और जो आर्टिकल 10 है और आर्टिकल 11 है वो प्रीएम्बल के जो है प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है। तो कंसर्न क्या है, अगर अमेंडमेंट पास होता है तो इंडिया को अपने जो प्लांट जर्मप्लाज्म है, ठीक है, उसके ट्रीटी के गवर्निंग बॉडी के बनाए जो स्टैंडर्ड मटेरियल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट के थ्रू देना पड़ेगा, अपने रूल्स नहीं चलाएगा इंडिया। और इसका मतलब है सीड जो शेयरिंग पर इंडिया का अपना जो है वो कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और इंटरनेशनल बॉडीज़ डिसाइड करेंगी कि कैसे और किसको सीड मटेरियल दिया जाएगा, ठीक है। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इस पर क्या बोला कि बेसिकली इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट होंगे, और वो ट्रीटी पर क्या काम करते आए हैं और कॉम्पिटेंट हैं जिनको अपॉइंट किया है इंडिया के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए इस पॉलिसी मेकिंग में, जो बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली माइनॉरिटीज़ पैनल विदाउट चेयरपर्सन सिंस अप्रैल। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ में दिसंबर में जो है वो बेसिकली 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन रिटायर हो गए दिसंबर 2024 में, और अप्रैल बट अभी तक कोई न्यू अपॉइंटमेंट उसमें नहीं हुई है, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ वो है क्या, बेसिकली क्रिएट किया गया था अंडर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992, है ना, और तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर काम करती है। इसमें 7 मेंबर्स होने चाहिए, है ना, ये 1 फ्रॉम ईच कम्युनिटी, जैसे मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन, इन सब से एक मेंबर होना चाहिए। और इसके पास क्वासी जुडिशियल पावर्स होती हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स माइनॉरिटीज़ के। और डिले प्रॉब्लम क्यों है, डिले अपॉइंटमेंट में कोई नया नहीं है, इवन 2017 में और 2021 में पोस्ट जो वैकेंट थी महीनों तक, और दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्लियर डायरेक्ट भी किया था गवर्नमेंट को फिल करने के लिए पोस्ट। और प्रैक्टिकली अब इस समय जो है नॉन फंक्शनल है जो है वो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जबकि माइनॉरिटी इशूज़ जैसे कि हेट स्पीच और कम्युनल वायलेंस जो है वो राइज़ हो रहे हैं, है ना। तो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसका क्या हुआ, इसमें जो है बेसिकली 3 मेंबर्स होने चाहिए इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, जो है ये जो है होने चाहिए जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, ठीक है, 3 मेंबर होने चाहिए इंक्लूडिंग अ चेयरपर्सन, और जो चेयरपर्सन है मस्ट बी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। और लेकिन अभी वो जो है वो एक काम कर रहा है सिर्फ एक मेंबर से, एक ही मेंबर है उसमें सितंबर 2023 से, ठीक है। और ये लीगल प्रोटेक्शन देता है बेसिकली किसको, माइनॉरिटी जो रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको, है ना। तो एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को जो है वो प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है, और गवर्नमेंट का भी ये है कि कमीशन जो है वर्क करता है इवन विदाउट चेयरपर्सन बट फुल टीम इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, ऐसा बोलते हैं वो। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली कोऑपरेटिव्स मस्ट बी इंडियाज़ जो है इकोनॉमिक बैकबोन सेज शाह। तो अमित शाह ने कोऑपरेटिव्स के लिए टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी एंड पीपल फर्स्ट का विज़न रखा है।
उन्होंने बोला कि बिना विदाउट टेक्नोलॉजी जो है वो कोऑपरेटिव्स में प्रॉस्पेरिटी पॉसिबल नहीं है। 3 कोर वैल्यूज़ बताए उन्होंने, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी और मेंबर्स वेलफेयर, है ना। और गवर्नमेंट के अचीवमेंट बताया 2021 से कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या क्या है कि क्रिएट किया उन्होंने डेडिकेटेड कॉपरेशन जो मिनिस्ट्री है उसको बनाया, और रजिस्टर किए 2 लाख जो है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। लॉन्च किया है इंडिया का पहला फर्स्ट जो है वो कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। कल जैसे न्यूज़ आई थी आनंद गुजरात में फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी लॉन्च किया गया। और 3 नेशनल लेवल डेयरी कोऑपरेटिव्स बनाए गए। 5 पॉइंट रोड मैप दिया गया कोऑपरेटिव्स के लिए। पीपल, है ना, पीपल जो फोकस करेगा कॉमन सिटीजन्स पे। PACS जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, स्ट्रेंथन करेगा ग्रास रूट जो कोऑपरेटिव्स हैं। प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जाएगा स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रा के लिए। इसके पॉलिसी रिफॉर्म्स किए जाएंगे रूल्स अपडेट करने के लिए फॉर बेटर गवर्नेंस। प्रॉस्पेरिटी यानी ग्रोथ फॉर कम्युनिटीज़ नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स, है ना। तो ये उन्होंने 5 रोड मैप दिए, है ना। और सक्सेस हाईलाइट किया। अमूल जो है कोऑपरेटिव बना था उसका जो है टर्नओवर जो है 1 लाख करोड़ रुपए नेक्स्ट ईयर क्रॉस कर जाएगा। और प्रूफ ऑफ अनसक्सेसफुल जो है कोऑपरेटिव मॉडल। न्यू अमूल फैसिलिटीज़ इनाग्रेट किया गया, मोज़रेला चीज़ प्लांट, ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग यूनिट्स, है ना। और तो वही बोलते हैं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया का जो है एक इकोनॉमिक बैकबोन बनना चाहिए, है ना। फिर जो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी फॉर निकोबार प्रोजेक्ट डाउन प्लेज अर्थक्वेक रिस्क। तो गवर्नमेंट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बेसिकली 2004 में सुनामी जैसा वापस आ सकता है क्या, उस पर स्टडी हुई है। तो ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो मेगा प्रोजेक्ट है 72,000 करोड़ रुपए का, जिसमें कि ट्रांसशिपमेंट, पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और टाउनशिप जो है वो सोलर पावर प्लांट ये सब बिल्ड करने का प्रोजेक्ट है। तो ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट क्या बोलती है, कहती है कि जो है मेगा अर्थक्वेक होने का चांसेस कम है। और रेफ़र करता है IIT कानपुर की 2019 की स्टडी, जिसमें मेगा अर्थक्वेक का रिटर्न जो है 420 से 450 साल के बाद होता है, और बड़े अर्थक्वेक जो है वो 80 से 120 साल बाद आते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो छुपा लिया गया। जैसे कि स्टडी को बोला गया है कि निकोबार रीजन में अब भी काफ़ी टेक्टोनिक स्ट्रेस जो है और रिकॉर्ड में 2000 साल का जो गैप है, इसका मतलब प्रेडिक्शन अनरिलायबल है ना। और तो ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि यहाँ के लिए साइट स्पेसिफिक सीस्मिक स्टडी होनी चाहिए। और बेसिकली जो है इंडोनेशिया वाला जो 2004 का अर्थक्वेक था से निकोबार वाले अर्थक्वेक अलग बिहेव कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का रिएक्शन है, मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया, कोई साइट स्पेसिफिक स्टडी नहीं हुई। बस बोला कि जो है डिज़ाइन कोड्स फॉलो करेंगे और कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा, कब होगा अर्थक्वेक कोई नहीं कह सकता। तो एनवायरनमेंट कंसर्न भी है, प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल चुकी है, लेकिन लोगों ने कंसर्न रेज किया ट्री कटिंग, वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट और ट्राइबल कम्युनिटीज़ का डिस्प्लेसमेंट। इसलिए जो NGT ने भी बोला है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने रिव्यू करो पूरा प्लान, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे नेशनल मेडिकल कमीशन रिलैक्सेस रेगुलेशन और मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मैन पावर। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो है अगले 5 साल में जो है वो 75,000 नए MBBS और PG मेडिकल सीट्स ऐड करेंगे, ठीक है। और इस गोल को अचीव करने के लिए NMC ने मेडिकल जो है इंस्टीट्यूशंस क्वालिफिकेशन ऑफ फैकल्टी रेगुलेशंस नोटिफाई किए हैं। और फैकल्टी बनाने के नए रूल्स क्या हैं कि नॉन टीचिंग जो हॉस्पिटल्स हैं, है ना, और वो भी बन सकते हैं टीचिंग हॉस्पिटल्स। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जिनके पास 220 से ज़्यादा बेड हैं उनको टीचिंग हॉस्पिटल्स बनाया जा सकता है। टीचिंग के लिए अब और डॉक्टर्स एलिजिबल होंगे, जैसे स्पेशलिस्ट जिनका 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। स्पेशलिस्ट जिनका 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है वो भी एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, है ना। और सीनियर रेजिडेंसी अब मैंडेटरी नहीं है अगर उन्होंने बायोमेडिकल जो है रिसर्च का कोर्स, बेसिक कोर्स 2 साल में कंप्लीट कर लिया हो, है ना। और MSc और PhD वाले भी ज़्यादा डिपार्टमेंट में पढ़ाएंगे, ऐसा बोला उन्होंने। पहले सिर्फ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में अलाउड था, अब माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी जो है वो भी MSc और PhD टीचर्स रखे जा सकते हैं ना। तो वही बोला कि जो एज लिमिट सीनियर रेजिडेंट बनने की एज लिमिट 50 साल तक हो गई है अब।
और एनएमसी का कहना है एक पैराडिगम शिफ्ट है, अब फैकल्टी जो है सिलेक्शन सर्विस नॉर्म्स पे नहीं बल्कि कॉम्पिटेंसी, टीचिंग एक्सपीरियंस और एकेडमिक मेरिट पे होगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली कंसर्न ओवर फॉलिंग हाउस होल्ड सेविंग्स इन इंडिया, व्हाट कैन बी डन। तो सेविंग्स इंडिया में गिर रही हैं और क्या कारण है और क्या सोल्यूशन है। तो सेविंग्स गिर रही हैं, इंडिया का हिस्टोरिकली एक सेविंग इकोनॉमी जो है रहा है हिस्टोरिकली, है ना। और जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स है जीडीपी का जो है वो 34.6% था 2011-12 में, ठीक है। अब जो है वो कितना हो गया, 29.7% हो गया है 2022-23 में, ठीक है। 29.7% हो गया है। और हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स 2020-21 में भी जो है 5.1% तक गिर गई। लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सेविंग कम कर रहे हैं, और लोगों का इंटरेस्ट जो है म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स जैसे रिस्की फाइनेंशियल एसेट्स में वो बढ़ गया है। म्यूचुअल फंड में आजकल लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और पहले लोग जो है गोल्ड और रियल इस्टेट, पहले क्या है, गोल्ड और रियल इस्टेट में जो है जैसे फिजिकल एस्टेट प्रेफर करते थे, अब जो है इक्विटी, म्यूचुअल फंड, एसआईपी जैसे प्रोडक्ट में जंप कर रहे हैं, है ना। एसआईपी का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो जो है 3122 करोड़ था 2016 में, वहीं जो है अब कितना हो गया, 26,632 करोड़ हो गया है 2025 में। और लाइबिलिटीज़ भी बढ़ गई हैं, लोग ज़्यादा बोरो कर रहे हैं, है ना। लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। लाइबिलिटीज़ मतलब जो है जो लोन्स हो गए जैसे वो लाइबिलिटी हमारी जो चुकाना है हमें, है ना। और तो अर्बन रूरल डिवाइड भी है इसमें। अर्बन रूरल डिवाइड में जो है अर्बन हाउस होल्ड्स जो है वो ज़्यादा फाइनेंशियली लिटरेट हैं, उनका एक्सेस बेटर इन प्रोडक्ट्स के लिए, है ना, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी, एसआईपीज़ के लिए। रूरल एरियाज़ में जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और अवेयरनेस जो है दोनों लो हैं, जैसे कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यही सब जो म्यूचुअल फंड, इक्विटी, एसआईपीज़ हो गई, है ना। चैलेंजेस क्या है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स से जो है लो इनकम हाउस होल्ड ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं, और आदमी पैसा बनाने के चक्कर में भी शॉक झेल सकता है अगर मार्केट गिरे तो। रोड मैप क्या है कि टैक्स को सिंप्लीफाई करो, है ना, टैक्स को सिंप्लीफाई करो, कैपिटल गेंस और जो सेविंग टैक्सेस जो हैं उनको रैशनलाइज करो, ठीक है। और एनपीएस जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसको यूनिवर्सल बनाओ, ठीक है। इनफॉर्मल वर्कर्स को ऑटोमेटिकली एनरोल करो, और जो एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव दो, है ना, एम्प्लॉयर्स को जो जॉब क्रिएट करते हैं ताकि वो रिटायरमेंट फंड में कंट्रीब्यूट करें। और टेक्नोलॉजी भी इसमें हेल्प कर सकती है। बोलते हैं कि फिनटेक ऐप्स जो हैं, है ना, फिनटेक ऐप्स माइक्रो सेविंग टूल्स हो सकते हैं, एआई बेस्ड इन जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना, ब्लॉकचेन से सिक्योर डिपॉजिट्स, बिहेवियरल चेंज बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस जैसे कि ऑटो एनरोलमेंट हेल्प करेगा बिल्ड करने के लिए सेविंग हैबिट्स, है ना। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी बोलते हैं, ज़रूरी है कि एक नेशनल हाउस होल्ड सेविंग स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, है ना, स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। और रूरल इंडिया जो है के लिए कस्टमाइज सेविंग स्कीम लाओ, है ना, ऐसा बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस स्कीम जैसे हो गई, केवीपी और पीपीएफ को मॉडर्नाइज़ करो और एक्सेसिबल बनाओ। बेसिकली ये बोलते हैं कि जितना भी ज़्यादा सिंपल ईजी सेविंग्स को बनाओगे, है ना, उतना ज़्यादा पैसा जो है सिक्योर करेंगे लोग, और फाइनेंशियल लिटरेसी के बिना जो है ग्रोथ इंजन फुल स्पीड से नहीं चलेगा, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे, विदाउट ट्रेड डील यूएस टैरिफ्स विल किक इन ऑन August 1। तो अगर ताइवान से लेके जो है बेसिकली यूरोपियन यूनियन तक अगर देश यूएस के साथ ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं करते हैं तो 1 अगस्त से जो हाई टैरिफ्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि ये वही टैरिफ्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 2 अप्रैल को अनाउंस किए थे, लेकिन टॉक्स के लिए टेम्परेली सस्पेंड किए गए थे, है ना। और डेडलाइन 9 जुलाई रखी गई थी, है ना। अब तक जो है यूके और वियतनाम जो है के साथ ट्रेड डील हो चुकी है, लेकिन चाइना के साथ जो है टेम्परेरी रिलीफ ही मिला है। और ट्रंप ने 12 ऑफिशियल लेटर्स जो है साइन किए हैं, और बेसिकली कुछ उन्होंने बोला यूएस ने कि कुछ और बड़े ट्रेड डील जल्दी अनाउंस होंगे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली, रशिया क्लेम्स टू हैव कैप्चर्ड 2 ईस्ट यूक्रेन सेटलमेंट्स। तो रशिया ने संडे को क्लेम किया कि जो है उसने डोनेट्स्क, है ना, कि जो पिदुबने और खार्किव के जो है सोबोलविका को कैप्चर कर लिया है, और लेकिन यूक्रेन ने अभी तक इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। रशिया ने पिछले साल से जो है ईस्टर्न जो यूक्रेन है उसमें ग्रेजुअल प्रोग्रेस कर रहा है, और दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन ने एक दूसरे पर और से ज़्यादा ड्रोन अटैक स्टार्ट कर दिए हैं, जिसका इम्पैक्ट रशियन एयर ट्रैवल पर पड़ा है ना। और
जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली मस्क लॉन्चेस न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन द आफ्टरमैथ ऑफ ट्रम्प फॉल आउट। तो अभी इलॉन मस्क ने यूएस में एक नई न्यू पॉलिटिकल पार्टी अमेरिका पार्टी लॉन्च की है, ताकि वो एग्जिस्टिंग जो वन पार्टी सिस्टम को चैलेंज कर सकें। और पहले ट्रम्प के एलाई रहे जो मस्क हैं, उन्होंने अब यूएन उसने उनके खिलाफ़ हो गए, स्पेशली उनके मैसिव जो डोमेस्टिक स्पेंडिंग बिल को लेके। और मस्क का कहना है कि ये बिल जो है वो यूएस डेट को एक्सप्लोड करेगा, और उन्होंने कहा कि वो उन लॉ मेकर्स के ख़िलाफ़ लड़ेंगे जो इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। और मस्क ने एक पोल भी शेयर किया जिसमें लोगों ने टू पार्टी सिस्टम से फ्रीडम चाहा, है ना। और ट्रम्प ने मस्क को डिपोर्ट करने तक की धमकी दी, जिसके बाद टेंशन बढ़ गए। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।